दोस्तों, आपका स्नेक वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम आपको एशिया की धरती पर रहने वाले खतरनाक सांपों में से एक सांप जो बिग फोर का सदस्य है उससे रूबरू कराएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय कोबरा की। यूँ तो दोस्तों, भारतीय कोबरा एशिया के साउथ एशिया यानी भारतीय उप महाद्वीप में पाए जाने वाला एक खतरनाक एवं पूजनीय सांप है। यूँ तो यह सांप जहरीला है जो भारतीय उप महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। यह एक प्रसिद्ध एवं पूजनीय सांप है। यह एशिया के बिग फोर के अंतर्गत आने वाले सांपों में से एक है। इसका वैज्ञानिक नाम नाजा नाजा है और इसे नाजा कुल का सदस्य माना जाता है। दोस्तों, यदि हम नाजा कुल के सारी प्रजातियों की बात करें तो उसमें लगभग 28 प्रजातियों को मान्यता प्राप्त है, जो मुख्य रूप से हम देखें तो एशिया और अफ्रीका के भागों में पाए जाते हैं। यदि एशिया में हम देखें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस और कुछ अन्य एशियाई देशों में ये सांप पाए जाते हैं। दोस्तों, नाजा कुल के जितने भी सांप पाए जाते हैं उन्हें कोबरा कहा जाता है, परंतु सभी कोबरा नाजा कुल से संबंधित नहीं होते हैं। नाजा कुल के समस्त प्रजातियों को उनके इक्विवेलेंट माना जाता है, अर्थात उनमें से कोई भी प्रजाति प्रमुख यानी डोमिनेंट या प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती है। दोस्तों, यदि हम भारत में नाजा की कुल प्रजातियों की बात करें तो भारत में लगभग 5 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसपे हम देखें तो भारतीय नाग, जिसे हम इंग्लिश में इंडियन कोबरा, और उसका जूलॉजिकल नेम को यदि हम लोग देखें तो नाजा नाजा होता है। दूसरे नंबर पे हम देखें तो मोंगू कोबरा, जिसको मोनोक्लेट कोबरा भी बोलते हैं। यदि उसके जंतु वैज्ञानिक नाम को हम लोग देखें, नाजा कौथिया होता है। तीसरे नंबर पे हम देखें तो क्षुद्र कोबरा, जिसे इंग्लिश में ड्वार्फ कोबरा भी बोला जाता है, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम नाजा नुम्बी है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखें तो ब्लैक कोबरा, जी हाँ, ब्लैक कोबरा या क्रिस्ट सांप के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम नाजा मिलेनोल्यूका है। और अंतिम में हम देखें तो किंग कोबरा, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम ओफियोफेगस हन्ना है। ये 5 प्रकार के नाजा कुल के 5 प्रकार की प्रजाति भारत में पाई जाती है। दोस्तों, यदि हम कोबरा सांप की बात करें यानी नाग की बात करें तो ये पूरे भारत में फैले हुए हैं। दोस्तों, बेहद खूबसूरत सांप जो अपने सिर को जमीन से उठाकर हवा में लहराते हुए चला जाता है। दोस्तों, यह सांप बेहद शर्मिला और समय आने पर काफी ज्यादा आक्रामक भी हो सकता है। यह सांप अपने शरीर के कुल 1/3 भाग को उठाकर अपने शत्रु को ललकारता है। इनके सिर पे पीछे की तरफ कुछ निशान होते हैं और उन निशान के आधार पे हम इन सांपों की पहचान कर पाते हैं। यानी नाजा नाजा की 4 सम स्पेसीज है जिनमें यह निशान पाए जाते हैं। मुल्तन कोबरा, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम नाजा नाजा नाजा, सिर पर यू आकार का स्पेक्टिकल मार्किंग होता है। दूसरा यदि हम देखें तो मोंगूस कोबरा, जिसे हम जंतु वैज्ञानिक नाम से देखें तो नाजा नाजा कौथिया इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है, जिसके सिर पर ओ आकार का मोंगूस मार्किंग होता है। मलेशियन कोबरा, जिसे जैवनीज कोबरा के नाम से भी जाना जाता है, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम यदि हम देखें तो नाजा नाजा स्पुटेट्रिक्स है। दोस्तों, यूं तो कोबरा यानी नाग को आईसीएन रेड लिस्ट पर लिस्ट कंसर्न के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी कि इस प्रजाति को विलुप्ति का खतरा नहीं है। यदि हम देखें तो कोबरा जो है यह समुद्र तल से 2000 मीटर तक की ऊंचाई यानी 6600 फीट तक की ऊंचाई पर मिल सकते हैं और इसे पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मुल्तान, पंजाब, सिंध, राजस्थान, हरियाणा
हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना आदि स्थानों पे यह पाया जाता है। नाग को भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इसे हिंदू पौराणिक में लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही इसे नाग पंचमी पर पूजा प्रतिष्ठा की जाती है। दोस्तों यह सांप जो है ये गहरे यानी जंगलों के बीच में या खुले मैदानी क्षेत्रों में कृषि यानी एग्रीकल्चर वाली जो जमीन है वहाँ पे जो चट्टानी इलाके हैं और जहाँ पे नमी वाले स्थान हैं वहाँ पे ये बड़े आसानी से मिलते हैं। यह आबादी वाले क्षेत्रों में अक्सर पानी के आसपास देखा जा सकता है। कोबरा आमतौर पर पेड़ के खोखले भागों में, दीमक के टीलों में, चट्टान के ढेर, पुराने ईंटों के ढेर, पुराने मिट्टी के मकान, अरहर की ठाठ, पुरानी लकड़ी के ढेरों में, गांव में ऊपरी के ढेर आदि में ये पाए जाते हैं। आप रात के समय में लगभग शाम से लेके मध्य रात्रि के बीच में आप सांपों के क्रियाओं को महसूस किए होंगे। वैसे दोस्तों ये सांप रात में भी निकलते हैं। दोस्तों इस सांप की लंबाई 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर यानी 3.3 से लेकर 4.9 फीट तक हो सकती है, परंतु कुछ प्रमुख मामलों में 2.2 मीटर यानी 7.2 फीट तक पाई गई हैं। दोस्तों नाग यानी कोबरा का वजन जो है वो 1.5 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक हो सकता है, परंतु कुछ प्रमुख मामलों में 5.5 किलोग्राम तक भी पाए गए हैं। दोस्तों यूं तो एशिया में पाए जाने वाले कोबरा कैरेट से कम विषैले होते हैं, लेकिन इनका जहर काफ़ी खतरनाक होता है। दोस्तों यदि नाग के जहर की बात हम करें तो इसका विष सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक नामक घातक पदार्थों से मिलता जुलता है, जो कि मनुष्य की तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, न्यूरोटॉक्सिक नाम से ही लग रहा है न्यूरो का मतलब ही होता है न्यूरॉन से संबंध, और न्यूरॉन जो है वो हमारे शरीर में पूरे शरीर में एक वायरिंग की तरह पूरे फैले हुए हैं। यदि यह सांप काट लेता है तो हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है यानी जो नर्व हैं वो क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें कार्डियोटॉक्सिक नामक जहर भी पाया जाता है जो व्यक्ति के हृदय को प्रभावित करता है। भारतीय नाग के जहर का प्रभाव बहुत ही घातक हो सकता है। इसका जहर शिकार के तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम नर्व को प्रभावित करता है, जिससे सांस लेने में, चलने में, बोलने में और आंखों को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होता है। का जहर सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक से मिलकर बनता है, जो मांसपेशियों को कमजोर करता है और हृदय की धड़कन, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप और पाचन में परेशानी पैदा करता है। भारतीय नाग के काटने से मुंह से झाग, पसीना, मिलती उल्टी, पेट में दर्द, सिर में चक्कर, मस्तिष्क में सूजन, मुंह में सूजन, सांस लेने में परेशानी, कमर में दर्द, पैरों में पसलियों में सुन्नपन, पलकों में सुन्नपन, आंखों की पुतलियों में सुन्नपन, आंखों की पुतलियों में संकुचन आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यदि कोई कोबरा किसी व्यक्ति को काट ले तो उस व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल की तरफ रुख करना चाहिए, न कि झाड़ फूक जैसे अंधविश्वासों में। दोस्तों कोबरा एंटीवेनम के बारे में आपको जानना चाहिए कि यह एक प्रकार का दवा है जो सांप के काटने से होने वाले जहर को नष्ट करने में इस्तेमाल किया जाता है। नाग मादा कोबरा नर कोबरा की तुलना में ज़्यादा बड़े होते हैं। मादा कोबरा की मुख्य पहचान करने का तरीका है कि उनकी पीठ पर 4-5 स्पॉट होते हैं, जो कि मेल कोबरा में 2-3 होते हैं। मेल कोबरा का सिर फीमेल कोबरा से मोटा होता है। दोस्तों यदि हम कोबरा की बात करें तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है यानी ये किसी को खा ले तो बहुत ही धीरे धीरे ये अपने भोजन को पचाता है। इनकी आयु लगभग 30 वर्ष तक होती है, लेकिन घने जंगलों में रहने के कारण
इन्फेक्शन होने के कारण इनका औसत जो जीवन काल है वो लगभग 20 साल तक का होता है। दोस्तों, यूं तो सांप प्रजाति दो तरह के होते हैं, अंडे देने वाले तथा बच्चे देने वाले। भारतीय कोबरा अंडे देने वाले प्रजातियों में से एक है। यह अप्रैल और जुलाई के बीच में अंडे देते हैं। मादा सांप आमतौर पर चूहे के छेद में या दीमक के द्वारा बनाए गए बिलों में पत्थरों के बीच में, और इसके अंडे से हैचलिंग 48 से लेकर 69 दिनों के बाद निकलता है। मादा भारतीय कोबरा प्रतिवर्ष लगभग 12 से लेकर 60 अंडे देती है। अंडे सफेद व अंडाकार होते हैं। यह उष्मायन के लगभग 45 से 80 दिन की अवधि के लिए मादा कोबरा अपने अंडों की रक्षा करती है, जिससे उनके शरीर में गर्मी पैदा होती है। दोस्तों, यूं तो अधिकांश सांप प्रजाति अपनी संतानों का देखभाल नहीं करती हैं, लेकिन भारतीय फीमेल कोबरा के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि वह अपनी संतानों यानी अंडों की देखभाल करती है और दूसरे शिकारियों से उनकी रक्षा भी करती है। दोस्तों, यूं तो अंडों से निकलने के बाद सांप के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। इसका प्रारंभिक आकार उनकी प्रजातियों पर निर्भर करता है। औसतन हैचलिंग की लंबाई 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर यानी 8 से लेकर 12 इंच के होते हैं। हैचलिंग जन्म से स्वतंत्र तथा 20 ग्रंथि से युक्त होते हैं। इसीलिए दोस्तों, कोबरा के बच्चे को बच्चा न समझें, क्योंकि यह छोटा होते हुए भी एक वयस्क कोबरा इतना जहर इंजेक्ट कर सकता है। इसको दोस्तों, यदि हम इस तरह से देखें कि कोई छोटा बच्चा है, कोई चीज पकड़ने के लिए कहें, वह उस वस्तु को ज्यादा टाइटली पकड़ लेता है। ठीक उसी प्रकार से कोबरा का जो बच्चा होता है, यदि यह किसी को इंजेक्ट करता है तो ये पूरी शक्ति के साथ इंजेक्ट करता है। इसलिए दोस्तों, कोबरा के बच्चे को कभी भी बच्चा समझ के छुइएगा नहीं। कोबरा अपने अंडे से निकलने के बाद चूहों, मेढक और छिपकलियों का सेवन करते हैं। हैचलिंग शुरू से ही खुद को देखभाल करने में सक्षम होते हैं और अपने हुड को फैला सकते हैं। दोस्तों, यूं तो सांप हमारे पर्यावरण में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। सांप पर्यावरण के महत्वपूर्ण शिकारी और शिकार होते हैं। सांप कुछ प्रकार के कीड़ों, चूहों, मेढकों, छिपकलियों, पंछियों, अन्य सांपों और कभी-कभी बड़े जीवों को भी खाते हैं। साथ ही सांप कुछ प्रकार के पक्षियों, मेढकों, मगरमच्छों, सरीसृपों, मनुष्यों और अन्य सांपों का भी शिकार करते हैं। इस प्रकार हम देखें दोस्तों, तो सांप पर्यावरण में आहार श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहता है। सांप प्रकृति की समृद्धि के स्रोत होते हैं। सांप कुछ प्रकार के पेड़ पौधों के पराग स्राव के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे पेड़ पौधों की फर्टिलिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, जिससे अनावश्यक जनसंख्या वृद्धि रोकी जाती है। ये पर्यावरण के स्वास्थ्य के संकेत होते हैं, यानी सांपों का मिलना पर्यावरण को स्वस्थता का एक चिन्ह दर्शाता है। इसलिए सांपों का संरक्षण करना पर्यावरण का संरक्षण करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए कोबरा के साथ। तब तक के